रहा है और जो आवाज़ आवाज़ आ जाएगा आवाज़ हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ देने की पहला कह रहा है कि किस देश को पीछे छोड़ के भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। ये भारत ने छोड़ा था किसे? भारत ने छोड़ा हुआ था किसे? किस देश को दोस्तों? ये मैं अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मतलब कि मैं मार्च तक पूरा ये 8-10 दिनों में जो एक एक महीने का जो समसामयिक घटनाएं हुए सबको ऐड करते हुए मैं कंप्लीट कर दूंगा। और ये भी चीज़ थोड़ा बता दूं कि जो हमारे 6 यूनिट है एक एक यूनिट का 50-50 क्वेश्चन का मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्द। जल्द ये चीज़ें हमारी शुरू होंगी। यूनिट 1 से मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। जो आज तो मैंने पेपर सेट किया शिक्षण एवं शोधावृत्ति का 50 क्वेश्चन मैंने छः जो 1 2 3 4 उसमें है चीज़ें वो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो 50-50 क्वेश्चन 5 अंक 30 मतलब कम से कम 300 क्वेश्चन आपका वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो छः छः टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो कौन सा किस देश को भारत ने छोड़ा मई में? ये था हमारे किसे? जापान को। किसे? जापान। भारत 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके आंकड़े मतलब कि लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी जो ईरान और अमेरिका इसराइल का वार हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो अभी आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं कुछ गारंटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के उत्तर में भारतीय सशस्त्र बल द्वारा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर की गई सटीक सर्जिकल स्ट्राइक का पूर्ण नाम क्या दिया था? ऑपरेशन पहाड़, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन संकल्प या ऑपरेशन विजय? बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है सही? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही है ऑपरेशन सिंदूर। क्या सही है? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 2025 में एक बड़ी कार्रवाई इन्होंने की है। ठीक है, इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस 2023-24 मई 2025 में चर्चा में रही रिपोर्ट के अनुसार 98.20% साक्षरता दर भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना वो? बताइए। ये बना हमारा कौन सा? ये मिजोरम। कौन बना? मिजोरम बन गया। भारत की जनसंख्या और शैक्षिक परिदृश्य में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम ने देश में पहले पूर्ण साक्षर राज्य का गौरव प्राप्त किया। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। मई 2025 में भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी इसे क्रिएटर लैंड का नाम दिया किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? बताइए किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? किस राज्य में? बताइए किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई दोस्तों? बताइए इसका आंसर बताइए दोस्तों। मई 2025 में जो चीज़ें हुई हैं किस राज्य में इसकी घोषणा करने किस राज्य में हुई? बताइए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्रिएटर लैंड नाम दिया गया ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मई 2025 में आयोजित दोहा डायमंड लीग में भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपने कैरियर में पहली बार 90 मीटर का आगरा पार करते हुए इतिहास रचा। उनके इस ऐतिहासिक थ्रो की सटीक दूरी क्या थी? उनके इस सटीक दूरी क्या थी? बताइए दोस्तों सटीक दूरी क्या थी? जो 90 मीटर उन्होंने पार किया है उसकी सटीक दूरी क्या थी?
अगर आपको पता है दोस्तों क्या थी सटीक दूरी, बताइए। सटीक दूरी उसकी क्या थी, सटीक दूरी बताइए दोस्तों क्या थी, सटीक दूरी क्या थी। अगर आपको पता हो तो बताइए सटीक दूरी क्या थी, सटीक दूरी क्या थी। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे। मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक, इसे छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखक को उनके कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए सम्मानित किया गया, बताइए। किसे सम्मानित किया गया बताइए दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया। अगर आपको पता हो ये किसे सम्मानित किया गया, बानू मुश्ताक को सम्मानित किया, किसे, बानू मुश्ताक को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से उनके मार्मिक कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर के इतिहास में पहली बार जब कन्नड़ भाषा में लिखी गई किसी मूल कृति ने यह वैश्विक सम्मान प्राप्त किया, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था। ये कन्नड़ में लिखा गया। इन्होंने बानू मुश्ताक ने हार्ट लैम्प, जो ये मूलतः किसमें है, कन्नड़ में है, मूलतः किसमें है, कन्नड़। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, दीपा भस्ती ने। किसने, दीपा भस्ती ने इसका अनुवाद किया है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत मई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर 3700 करोड़ रुपए के निवेश वाली डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई को मंजूरी दी, लखनऊ में, कानपुर में, जेवर, नोएडा में या गोरखपुर में, बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा, यूपी गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर के लिए जो नीति जारी की है वो किसके लिए, निर्माण इकाई की मंजूरी कहाँ दी है, ये यूपी गवर्नमेंट ने दी है कहाँ, जेवर ग्रेटर नोएडा में, जेवर ग्रेटर नोएडा में। फिर सवाल क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया, बताइए। बताइए इस कब तक रखा गया है, बताइए। जो सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को पूरी तरीके से समाप्त करने एक व्यापक अभियान शुरू किया, इस अभियान पर राज्य को किस वर्ष तक बाल श्रम से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार ने 2027 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में एक क्या महत्वपूर्ण कदम होगी। 2025 में मई में गवर्नमेंट ने ये चीज की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत जब एक शिक्षक कक्षा पढ़ाते समय लगातार छात्रों से प्रश्न पूछता है, उनकी समझ को जांचते हुए अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करता है, तो इसे किस प्रकार का मूल्यांकन कहा जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन या अस्थानन मूल्यांकन, बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। ये मूल्यांकन कौन सा होगा बताइए। जब टीचिंग एप्टीट्यूड में मूल्यांकन प्रणालियों में क्या ज्ञान बहुत आवश्यक होता है, जिसमें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, क्या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या है, जिसे निर्माणात्मक एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है जो शिक्षण अधिगम के दौरान ही चलती है। जब शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, क्विज लेता है या फीडबैक मांगता है, तो उसका उद्देश्य छात्रों की वर्तमान समझ का आकलन करना और अपने शिक्षण विधि में तुरंत सुधार करना, तो वही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। ये किसके अंतर्गत है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एडवर्ड डी बोनो द्वारा प्रतिपादित सिक्स थिंकिंग फैक्ट्स अवधारणा में किसी समस्या के तार्किक नकारात्मक पहलुओं, जोखिमों और चेतावनियों पर विचार करने के लिए किस रंग की टोपी का उपयोग किया जाता है। लाल टोपी, काली टोपी, हरी टोपी या फिर सफेद टोपी, बताइए किस रंग का उपयोग किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक थे कौन, एडवर्ड डी बोनो द्वारा विकसित सिक्स थिंकिंग हैट्स निर्णय लेने और समूह चर्चा के अत्यंत प्रभावी तकनीक है। उसमें विभिन्न रंगों की टोपियों सोच के अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो इसमें
विश्लेषण के लिए कहा गया है। कौन सी टोपी के लिए? ये काली टोपी के लिए। काली टोपी किसके लिए? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच का प्रतीक है। यह किसी भी योजना, तार्किक, नकारात्मक पहलुओं, कमजोरियों, जोखिमों और चेतावनियों पर विचार करने के लिए पहनी जाती है ताकि भविष्य की गलतियों से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? शोध प्रविधि के अंतर्गत जब कोई अनुसंधान करता पहले मात्रात्मक डाटा का संग्रह और विश्लेषण करता है, फिर उन परिणामों की गहन व्याख्या करने के लिए गुणात्मक डेटा का उपयोग करता है, तो इस मिश्रित विधि को क्या कहा जाता है? अभिसरण समानांतर डिजाइन, अन्वेषणात्मक अनुक्रमिक डिजाइन, व्याख्यात्मक अनुक्रमिक डिजाइन या सन्निहित डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। रिसर्च मेथडोलॉजी में जब कोई अनुसंधान करता, रिसर्च करता, पहले क्वांटिटेटिव डेटा का संग्रह और विश्लेषण करता, तो उन परिणामों की ज्ञान व्याख्या करने की गुणात्मक डेटा का उपयोग करता है। जो इस मिश्रित विधि को क्या कहते हैं? इस मिश्रित विधि को कहते हैं क्या? व्याख्यात्मक अनुक्रमिक डिजाइन। क्यों कहते हैं भाई? जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत जो मिक्स्ड मेथड डिजाइन के कई प्रकार होते हैं। जब एक शोधकर्ता अपनी परिकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण परीक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर क्या क्वांटिटेटिव डेटा कौन का एकत्र करता है, तो फिर उन आंकड़ों के पीछे कारणों, प्रवृत्तियों की गहराई से व्याख्या करने के क्या गुणात्मक डेटा का उपयोग करता है। तो इस विशिष्ट पद्धति को क्या व्याख्यात्मक क्या अनुक्रमिक डिजाइन डाटा कहते हैं। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कह रहा है? यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध नैतिकता को बढ़ावा देने और अकादमिक कदाचार रोकने के लिए कौन से विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं? बताइए। यूजीसी ने कौन से विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं? बताइए। बताइए इसका दोस्तों। यूजीसी ने कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? अगर आपको पता हो कौन कौन इसमें दीक्षारंभ, मूल्य प्रवाह, गुरु दक्षता या फिर क्या जीवन कौशल। बताइए इसका क्या है आंसर? इसका क्या आंसर है बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का यूजीसी ने क्या किया है? यूजीसी ने क्या किया बताइए। कहिए ये भी क्वेश्चन मैं छोड़ दूं? कहिए ये भी छोड़ दूं, क्योंकि अभी वो वाला क्वेश्चन मैंने नहीं जवाब दिया था। सोच रहा हूँ ये भी छोड़ दूं, इसका भी आंसर आप लोग बता देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत बीच में मैंने जो मॉडल पेपर मैं लगवा रहा हूँ सब में आंसर बताते हुए मैं चल रहा हूँ। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा क्या? बता देते हैं, मूल्य प्रवाह। क्यों? यूजीसी ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में गिरते नैतिक मूल्य और अकादमिक कदाचार जैसे स्थिति में साहित्यिक चोरी या प्लेगियरिज्म को रोकने के लिए मूल्य प्रवाह नामक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका क्या उद्देश्य है? उच्च शिक्षा संस्थानों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और गहरी मानवीय मूल्यों को समाहित करना ताकि भारतीय रिसर्च की वैश्विक विश्वसनीयता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 13, मई 2025 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली बीएफएस, जो विश्व के सबसे उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक 21 भारतीय सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है। बताइए किस भारतीय सुपर कंप्यूटर द्वारा ये संचालित है? ये संचालित है अर्का। अर्का। अर्का जो है स्वदेशी रूप से विकसित अति शक्तिशाली कंप्यूटर अर्का द्वारा संचालित, जो 6 किमी गुणे 6 किमी के अत्यंत सूक्ष्म ग्रिड रेजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे भारत के हर गांव के सटीक और स्थानीयकृत मौसम पूर्वानुमान जारी करने में का यह सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। एक IPv6 एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स की होती है? बताइए। IPv6 कितने एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स की होती है? बताइए दोस्तों। ये होती है कितनी? ये होती है 128 बिट्स की। कितने? IPv4 32 बिट लंबा होता है, ठीक है। IPv6 128। ठीक। क्वेश्चन नंबर
15 ईमेल संचार के संदर्भ में उस प्रोटोकॉल का क्या नाम जो उपयोगकर्ता को ईमेल सर्वर से अपने संदेशों को एक्सेस करने की अनुमति देता है बिना उन्हें सर्वर से हटाए, जिससे कई उपकरणों पर ईमेल सिंक करना संभव हो पाता है। ये क्या होता है? SMTP, POP3, IMF या FTP? बताइए ये क्या होता है? ईमेल प्रोटोकॉल में क्या होता है? क्या होता है ये होता है हमारा क्या? IMAP। क्या कहते हैं इसे? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस और मैसेज भूल ही गया यार। मैसेज, मैसेज और क्या है लास्ट में? क्या है? प्रोटोकॉल। ठीक, प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म ये उन्नत प्रोटोकॉल जिसका उपयोग ईमेल सर्वर के संदेशों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह संदेशों की मूल प्रति को सर्वर पर ही सुरक्षित रखता है। इसे उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे उपकरणों एक साथ कई ईमेल को सिंक और प्रबंधित कर सकते हैं। इसके विपरीत POP3 आमतौर पर संदेश को सर्वर से डाउनलोड करके वहां से मिटा देता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित व सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा जो नागरिकों की शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पहचान पत्रों, अन्य दस्तावेजों भंडारण, प्रमाणिक सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है? बताइए इसका आंसर क्या है? डिजी लॉकर, ई प्रमाण स्वयं या NDL? बताइए क्या है इसका? आप लोग की बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या है हमारा? क्या है ये? डिजी लॉकर है। क्या है? डिजी लॉकर। ठीक, ये डिजी लॉकर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि मई 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई हरित हाइड्रोजन प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाइड्रोजन चलित वाहनों खरीद पर प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी देना, प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, या प्रमाणित करना कि उत्पादित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनी है, इसका कार्बन उत्सर्जन शून्य और हाइड्रोजन के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? यह प्रमाणित करता है कि उत्पादित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनी है और इसका कार्बन उत्सर्जन शून्य या न्यूनतम करना है। ठीक, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से हरित हाइड्रोजन प्रमाण योजना शुरुआत की गई। हरित हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसका उत्पादन पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है, जिसका उपयोग की जाने वाली बिजली सौर या पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से आती है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को यह प्रमाण पत्र देना है कि उनके द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन सात शून्य उत्सर्जन मानकों को पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मित्र नामक विशेष पर्यटन सुरक्षा बल का गठन किया? ये किस राज्य में हुआ दोस्तों? ये किस राज्य में हुआ? ये हमारा हुआ कहाँ? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में ये चीज पर्यटन मित्र चीजें सुरक्षा बल गठन स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, मई 2025 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैविक संसाधनों की पहुंच और लाभ साझाकरण पर नए नियम लागू किए। भारत में जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए भारत में जैविक जैविक विविधता नियम कब अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था 2002 में। ठीक है, कब किया गया था? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पुरातत्व ने हाल में अरावली पर्वत श्रृंखला पर मांगर बानी क्षेत्र में विशाल प्रागैतिहासिक हस्तल की खोज की। यह मुख्य रूप से किस काल के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए? बताइए मांगरबानी में किस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं? ये हमारा प्राप्त होता है क्या? ये प्राप्त होता है हमारा निम्न पुराक पाषाण काल से। ये किससे? मांगरबानी से ये निम्न पुराक पाषाण का औजार प्राप्त होते हैं। मई 2025 पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं कहाँ सफलतापूर्वक खोदा गया? बताइए कहाँ खोदा गया? ये खोदा गया कहाँ? दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? दिरांग अरुणाचल प्रदेश में भूतापी उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक ड्रिलिंग की गई। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के जल प्रबंधन रणनीति तहत मई 2025 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चिनाब नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना बांध के माध्यम जल प्रवाह रोकने के लिए निर्णय किया गया। किस पे? बगलियार बांध पे, सलाल बांध पे, या फिर किशनगंगा बांध या दुलहस्ती बांध पे? बताइए ये किस पे किया गया? ये किया गया बगलिहार बांध पे। किस पे? बगलिहार बांध पे ये चीजें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मई 2025 में भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों की नकदी संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए देश में पहली बार कौन सी सुविधा शुरू की है? बायोमेट्रिक टिकटिंग प्रणाली, ऑनबोर्ड ATM, या ट्रेन के अंदर पूर्णतः 5G वाईफाई, या रोबोटिक भोजन वितरण? बताइए
किस चीज़ की, ये स्टार्ट की गई ऑन बोर्ड एटीएम की। किसे? ऑन बोर्ड एटीएम की। लंबी दूरी की यात्रा में इस चीज़ को इंक्लूड किया है भारतीय रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 माध्यम निम्नलिखित कौन से शब्द सम्मिलित किए हैं? संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समता, बंधुत्व, अवसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? ये है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान भाग 3 में निहित अनुच्छेद 17 का संबंध निम्नलिखित किस मौलिक अधिकार से है? उपाधियों तंत्र से, वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से, रोजगार के अवसर समानता या अस्पृश्यता के उन्मूलन से। अनुच्छेद 17 में क्या आता है? ये आता है अस्पृश्यता के उन्मूलन से आता है। ठीक, छुआछूत। मई 2025 में आरबीआई द्वारा आगामी मौद्रिक नीति बैठक के लिए उपभोक्ता भावना को मापने हेतु शुरू की आईईएसएच सर्वेक्षण का पूर्ण रूप क्या है? आईईएसएच का क्या पूर्ण है? इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, या इंटरनल इकोनॉमिक सेंटिमेंट ऑफ हाउस होल्ड, या इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर हमारा होगा, इसका फुल फॉर्म होगा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। क्वेश्चन नंबर 27, वित्त वर्ष 2025-26 2024-25 में भारत में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो में किस देश का योगदान सर्वाधिक रहा? यूएसए का, मॉरिशस का, सिंगापुर का, या फिर संयुक्त अरब अमीरात का? ये है हमारा, इसे है किसका? सिंगापुर का रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, मई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए अपने पर्यटन क्षेत्र में 100 से अधिक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी भुगतान को आधारित रूप से एकीकृत करने वाले विश्व का पहला देश बन गया? कौन? अल सल्वाडोर, या संयुक्त अरब अमीरात, या वियतनाम, या भूटान? ये देश हमारा कौन सा बना? ये हमारा पड़ोसी कौन? भूटान बना। कौन? भूटान बना। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में किससे संबंधित जिस पर विगत यूपीएससी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत में द्विसदनीय संसद का गठन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 29 किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 29 रिलेटेड है भारत में द्विसदनीय संसद के गठन से रिलेटेड। आर्टिकल 79 में ये चीज भारत की द्विसदनीय विधायी प्रणाली का मूल आधार है। ठीक, 30, यूपी सरकार की बहुचर्चित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कितने परिवारों में विवाह हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान करने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ये था हमारा कौन सा? ये 1 लाख परिवारों तक ये योजना का लाभ पहुंचाया गया। तो दोस्तों ये हमारा हायर फर्स्ट पेपर का जो मॉडल पेपर चल रहा है ये कंप्लीट होता है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कल। ठीक, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थोड़ा सा बताइए क्या बेहतर किया जा सकता है इसमें।